देखो दोस्तों, अपने पाठों में खनिज पोषण पढ़ रहे थे। खनिज पोषण के अंदर जो है खनिज तत्व पौधे अवशोषित करते हैं। मतलब जो पौधे हैं जो भूमि से या अन्य स्रोत तरल माध्यम से पौधे जो है खनिज पोषण अवशोषण करते हैं। अब देखो हम इसमें जो पढ़ेंगे पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व। देखो अब तक पृथ्वी पर लगभग 105 पौधों जो है खनिज तत्वों का पता लगाया, जिनमें से जो है पादपों में लगभग 60 खनिज तत्व पाए जाते हैं। पादपों में लगभग कितने पादप बसप में लगभग कितने पाए जाते हैं? 60 खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनमें से जो है 17 तत्व, इनमें से जो है 17 तत्व पौधों के वृद्धि विकास के लिए क्या आवश्यक है। अब ये जो पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व जो 17 होते हैं, कितने तत्व? ये 17 तत्व। कितने तत्व? ये 17 तत्व। 17 तत्व होते हैं। कितने? 17 तत्व। ठीक है। अब ये 17 तत्व होते हैं। अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? 17 तत्व होते हैं। अब देखो इनके जो अलग अलग निर्धारण जो है, अलग अलग प्रकार से इनका निर्धारण वगैरह करते हैं। तत्वों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है, जो भी आपको बताएंगे, है ना। तो लगभग जो है अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है। तो मैं जैसे इसमें कुछ कंसेप्ट है वो लिख रहा हूँ। पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व, इनके अंदर देखो पौधों के लिए कई खनिज तत्व आवश्यक होते हैं, जिन्हें खनिज पोषक कहते हैं। खनिज पोषक कहते हैं। अब देखो अब तक लगभग कितने पृथ्वी पर अब तक लगभग 105 तत्वों की खोज हो चुकी है। पृथ्वी पर लगभग अब तक लगभग 105 तत्वों पृथ्वी पर लगभग अब तक 105 तत्वों की खोज हो चुकी है, या लगभग 105 तत्वों की उपस्थिति पाई गई है, जिनमें से 60 तत्व पादप भस्म में उपस्थित है। कितने तत्व है? लगभग जो 60 तत्व इनमें जो है पादप भस्म में उपस्थित है। देखो अब भिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पौधों के लिए अनिवार्य पोषक तत्व, तो ये पादप भस्म में तो कितने आ गए? 60। पृथ्वी पर कितने? 105। अब भिन्न अध्ययनों से पता चला है कि पादपों के लिए अनिवार्य तत्व लगभग कितने हैं? 17 है। 17
है। अब देखो ये 17 तो है। अब इनकी अनिवार्यता का निर्धारण, तथ्यों के आधार पर इनकी अनिवार्यता का निर्धारण किया गया है। देखो तो देखो ये जो है इसके अंदर आपके यहाँ ये क्वेश्चन बनता है। पहले देखो सबसे पहले ये पोषक तत्वों की पोषक तत्व क्या है, या पोषक तत्व पौधों के लिए कई तत्व आवश्यक होते हैं जिन्हें हम खनिज पोषक कहते हैं। अब तक पृथ्वी पर कितने लगभग 105 तत्वों का पता लग चुका है, जिनमें पादप वर्ष में लगभग 60 है, और पौधों के जो है लिए अनिवार्य तत्व कितने हैं, 60 है। अब देखो पोषक तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण या अनिवार्य पोषक तत्वों का तत्वों के आधार पर निर्धारण, ये एक अच्छा पॉइंट है। देखो अवसा जो है हाँ पोषक तत्वों का निर्धारण, ये तो देखो दोस्तों पोषक तत्वों का निर्धारण। पोषक तत्वों का निर्धारण, पोषक तत्वों का निर्धारण। देखो दोस्तों निम्न तथ्यों के आधार पर पोषक तत्वों का निर्धारण किया जाता है। तथ्यों के आधार पर पोषक तत्वों का निर्धारण। अब देखो एक पहला देखो दोस्तों पोषक तत्वों का निम्न तथ्यों के आधार पर निर्धारण किया जाता है। देखो वे तत्व जो सामान्यतः पौधों के वृद्धि कोमा विकास एवं जनन के लिए आवश्यक हो। तो देखो एक तो क्या है इसमें भाई जो है जनन के लिए क्या हो आवश्यक होते हैं, तथा एक तो ये वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और अगर मान लो इनकी कमी हो जाए तो इनमें से कोई भी क्रिया संपन्न नहीं होगी, है ना, जीवन चक्र पूर्ण नहीं होता है। तथा अभाव कमी के कारण जीवन चक्र पूर्ण नहीं होता है। तो देखो भाई एक तो जैसे मान लो पोषक तत्वों जो है वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है, उनकी कमी के कारण क्या नहीं होता, जीवन चक्र क्या नहीं होता, इनका पूर्ण नहीं होता है, जीवन चक्र पूर्ण नहीं होता है। अब दूसरा है तत्वों की अनिवार्यता
विशिष्ट होनी चाहिए, तत्वों की अनिवार्यता क्या होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक तत्व की कमी या अभाव से विशिष्ट लक्षण प्रकट होने चाहिए। देखो दोस्तों, अपन पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता का निर्धारण, देखो ये पोषक तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण। अब देखो पोषक तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण, पोषक तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण निम्न तत्वों के आधार पर करते हैं। निम्न तत्वों के आधार पर पोषक तत्वों की अनिवार्यता का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है भाई, ये क्या है, कैसे वे तत्व जो सामान्यतः पौधों के लिए, ये जो इसमें जो 3 पॉइंट है, वे तत्व सामान्यतः पौधों के वृद्धि, विकास और जनन के लिए क्या आवश्यक होते हैं, है ना, तथा इनकी कमी में जीवन चक्र पूर्ण होता है। तो देखो मान लो जैसे कोई भी तत्व है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, बोरोन है, तो ये जनन के लिए या वृद्धि विकास के लिए जो तत्व आवश्यक है, और मान लो इनकी कोई भी कमी जो होती है तो जीवन चक्र में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाती है। पौधे का विकास नहीं होता, जड़ का विकास नहीं होता है, पुष्पांगों का विकास नहीं होता है, पुष्प रचनाओं का विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार जीवन चक्र में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। दूसरा, तत्वों की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए। जैसे मान लो कैसे कि भाई, जैसे मान लो प्रोटीन उपापचय के लिए फास्फोरस का होना आवश्यक है, सल्फर का होना आवश्यक है, या पुष्पीय विकास के लिए बोरोन का, परागण के लिए या परागण निर्माण के लिए बोरोन का आवश्यक होना, जड़ विकास के लिए गंधक का होना। तो ये जो कुछ बातें, तो ये तत्वों की अनिवार्यता भी होनी चाहिए। जैसे क्या है, क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है तत्वों की कमी से, तो अनिवार्यता होनी चाहिए। दूसरा ये हो गया। तीसरा, प्रत्येक तत्व की कमी से अभाव में विशिष्ट लक्षण प्रकट होने चाहिए। जैसे मान लो कोई तत्व है, अब जैसे मान लो कैसे कि मान लो पौधों में कोई कमी हो गई, कोई तत्व की कमी, जिंक की कमी हो गई, तो जिंक की कमी हो गई तो क्या नहीं होगा भाई, जिंक की कमी नहीं होगी तो उसमें जैसे कुछ हार्मोनिक क्रिया नहीं बनेगी, या जैसे मान लो इसमें पुष्प अंगों का विकास नहीं होगा, और मान लो बोरोन की कमी हो गई तो परागनली का विकास नहीं होगा, निषेचन योग्य नहीं होगा। ऐसे नाइट्रोजन की कमी होगी तो पत्तियों का विकास नहीं होगा, पांडुता आ जाएगी। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, कैल्शियम पार्बस की कमी से भी क्या हो गया, जो पत्तियां प्रभावित होगी, पत्तियों का विकास नहीं होगा। तो कुछ पर कैल्शियम की कमी से भी जो है कमजोरी आ जाएगी पौधों में भी। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है क्या, ये विशिष्ट लक्षण प्रकट होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ लक्षण प्रकट होने चाहिए तत्व की कमी से। इस प्रकार ये जो है अनिवार्यता का निर्धारण किया जाता है। अब देखो, ये तो हो गया अनिवार्यता के आधार, जो अनिवार्यता का निर्धारण 3 बिंदुओं से अपन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में इसका जो क्वेश्चन, अब जो अगला टॉपिक है, ये अनिवार्यता के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, वृत्त पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। पोषक तत्वों के प्रकार या भाग। पोषक तत्वों के प्रकार या भाग। प्रकार, देखो अब अनिवार्यता के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है।
भाई कम या अधिक मात्रा में अनिवार्यता के आधार पर पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। एक वृहद पोषक तत्व, एक तो कौन से वृहद पोषक तत्व, वृहद या इनको कहेंगे अपने दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, प्रधान पोषक तत्व, वृहद, दीर्घ, प्रधान प्रधान और दूसरा सूक्ष्म। अब इसमें आ गया आपके लघु या फिर गौण पोषक तत्व। तो देखो दोस्तों, वृहद, दीर्घ, प्रधान, सूक्ष्म, लघु या गौण, तो देखो इनको दो भागों में बांटा गया है अनिवार्यता के आधार पर। दीर्घ, वृहद, दीर्घ, प्रधान, इसका मतलब इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है, और सूक्ष्म, लघु या गौण, इसका मतलब सूक्ष्म, गौण या लघु, इसका मतलब इनकी कम आवश्यकता होती है। तो देखो अब इनकी जो परिभाषा क्या है, पहले अपन कौन से लेते हैं, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। पहले लेते हैं कौन से, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व। पहले अपन लेते हैं वृहद पोषक तत्व। पहला है वृहद पोषक तत्व। देखो दोस्तों, वृहद पोषक तत्व क्या है, वृहद पोषक तत्व क्या है, पादप वसम या जो है पादप के शुष्क 1 ग्राम शुष्क भाग में, 1 ग्राम प्रति शुष्क बार में, 1 ग्राम प्रति शुष्क बार में 1 से 10 मिलीग्राम तत्व की उपस्थिति होना वृहद पोषक तत्व कहलाता है। तो देखो, प्रति 1 ग्राम शुष्क बार में, प्रति 1 ग्राम शुष्क पादप शुष्क बार में, शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम तत्व उपस्थित हो तो उसे वृहद पोषक तत्व कहते हैं, वृहद पोषक तत्व कहते हैं। देखो वृहद पोषक तत्व कितने, ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब 9 कौन कौन से, देखो दोस्तों 9 कौन कौन से होते हैं, इसमें 9 कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये 9 तत्व होते हैं। वृहद मात्रिक पोषक तत्व कितने होते हैं, 9। इस संख्या में कितने होते हैं, 9 तत्व होते हैं, 9 तत्व। नौ तत्व होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, 9 तत्व होते हैं। अब आता है दूसरा, तो देखो इनकी जो है 1 ग्राम शुष्क बार में 1 से 10 मिलीग्राम तत्व, प्रति 1 ग्राम शुष्क बार में 1 से 10 मिलीग्राम
मात्रा, तत्व तत्व की मात्रा उपस्थित हो तो उसे वृहत पोषक तत्व कहते हैं। अब दूसरा कौन सा था, सूक्ष्म पोषक तत्व। दूसरा कौन सा था, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व भी कह सकते हैं या इनको गौण सूक्ष्म पोषक तत्व भी कह सकते हैं, या इनको लघु मात्रा के पोषक तत्व भी कह सकते हैं। तो जो प्रति 1 ग्राम शुष्क भार में, प्रति 1 ग्राम शुष्क भार में एक मिलीग्राम तत्व, 1 मिलीग्राम से कम, एक मिलीग्राम या इससे कम तत्व की मात्रा उपस्थित हो तो उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, 8। आठ तत्व होते हैं। अब कौन कौन से देखो दोस्तों, अब ये तत्व कौन कौन से होते हैं। अब इसमें आपके आगे कौन सा, आयरन, बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर या मोलिब्डेनम, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, निकल और जिंक या इसमें अपन कह सकते हैं कॉपर, जिंक और निकल। ये इस प्रकार कितने हो गए, ये 8 तत्व हो गए। ये कितने तत्व हो गए, 8। तो देखो ये तो हो गए 8, ये कितने हो गए, 9। ये कितने, 9 तत्व। ये कितने हैं, 8 तत्व। तो देखो दोस्तों, देखो इसमें यहां जो है इनको 2 भागों में बांटा गया है, वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। वृहत पोषक तत्व कितने होते हैं, वृहत पोषक तत्व 9 होते हैं और सूक्ष्म तत्व कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब देखो इसमें नोट है, इसमें जो नोट क्या है, फेरस और बोरोन को मध्यवर्ती पोषक तत्व भी कहा जाता है। एक इसमें अच्छी बात है, ये नोट लोहा और बोरोन को, कई बार अच्छा क्वेश्चन है ये, बोरोन को मध्यवर्ती पोषक तत्व भी कहते हैं।
कहते हैं। किसको? बोरॉन, लोहा और बोरॉन को। ये नोट में है ये। इसमें भाई बोरॉन, अब ये कई बार ये जो है लोहा, इसको ऐसा माना जाता है, कई बार इनको दोनों में गिना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है किस तत्वों को मध्यवर्ती कहते हैं? लोहा और बोरॉन को मध्यवर्ती पोषक तत्व कहते हैं, लोहा या फेरस और बोरॉन को। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है? मध्यवर्ती पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो, इसमें देखो, अब ये जो अनिवार्य पोषक तत्व है, इनकी परिभाषा पढ़ ली। इनको दो भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म पोषक तत्व और ये तो वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। यही विशेष ध्यान रखना, 1 ग्राम शुष्क बार में 1 से 10 मिलीग्राम होगी, तो ये ज्यादा होगी इसकी मात्रा, इसलिए इसको वृहद कहेंगे। और इसकी प्रति ग्राम 1 मिलीग्राम या इससे कम हो, या इससे कम, तो इसे क्या कहेंगे अपन? सूक्ष्म पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जो ये तो हो गई इनकी परिभाषा, है ना। और अब है इनकी जो इनको जो है आगे भी वर्गीकृत के कार्यों के आधार पर भी इनको वर्गीकृत किया गया है। कार्यों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो आगे देखो, इसको ध्यान से पढ़ो। देखो, अच्छा टॉपिक है ये जो है 1 से 10 मिलीग्राम तक की मात्रा हो, तब तो ये वृहद हो गया। और 1 मिलीग्राम या इससे कम हो तो ये क्या हो गया? सूक्ष्म तत्व हो गया, इनकी मात्रा शुष्क बार में। आगे देखो, कुल कितने हो गए? ये 17, 8 9 कितने हो गए? 17। वृहद पोषक तत्व कितने होते हैं? 9। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने होते हैं? 8। और कुल कितने हो गए? 17। देखो, अनिवार्य पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखो, 3 भागों में वर्गीकृत। कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत है ये। कार्य के आधार पर कितने भागों में? 3 भागों में वर्गीकृत। अब ये 3 भाग कौन कौन से? एक तो संरचना के आधार पर, दूसरा ऊर्जा के आधार पर, और तीसरा जो है एंजाइम सक्रियता या निरोधकता के आधार पर। तो देखो दोस्तों, इनको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भाग कौन कौन से? पहला तो संरचना, दूसरा ऊर्जा,
तीसरा एंजाइम सक्रियता या निरोधकता के आधार पर। तो पहले अपन अब इसमें जैसे मान लो वे संरचना मतलब वे तत्व जो कोई पादप भाग की संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। वे पोषक तत्व जो किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा पोषक तत्व कहलाते हैं। अब इसके अंदर देखो आप जैसे मान लो इसमें संरचना से संबंधित आपके कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ये आपके इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आदि इसमें तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह ये इसमें होते हैं। तो देखो इसमें पहला लेते हैं संरचना के आधार पर। संरचना तत्व। तो देखो दोस्तों, संरचनात्मक तत्व कौन कौन से? वे तत्व जो पादप भाग की संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे तत्व जो पादप भाग की संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी उदाहरण कौन कौन से हो गए इसमें? कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, इसमें कार्बन, कैल्शियम, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और भी कई तत्व है इसके अंदर, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। ये जो है संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी हो गया इसमें, नाइट्रोजन आदि। मुख्यतः यह है तत्व है। दूसरा है ऊर्जा के लिए। दूसरा कौन सा है? ऊर्जा के लिए। दूसरा तत्व है आपके ऊर्जा के लिए। अब या ऊर्जा संबंधित, ऊर्जा संबंधित तत्व। देखो दोस्तों, इसमें जैसे मान लो कुछ तत्व, जैसे मान लो वे जो है ऊर्जा निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे एटीपी निर्माण के लिए फास्फोरस आ गया, और इसमें जो है क्लोरोफिल निर्माण के लिए मैग्नीशियम आ गया। तो जैसे मान लो इसमें जो है वे तत्व जो ऊर्जा निर्माण या ऊर्जा तत्व बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे तत्व जो ऊर्जा निर्माण से संबंधित है। जैसे फास्फोरस, पी, एटीपी निर्माण के लिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण के लिए। तो देखो दोस्तों, ये जो ऊर्जा निर्माण से संबंधित तत्व है। अब आता है आपके तीसरा है
अब जैसे मान लो इसमें जो है संरचना संबंधी तीन हो गए, ये हुए कार्बन, नाइट्रोजन और ये मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये ऊर्जा संबंधित है। तीसरा जो तत्व है आपके एंजाइम सक्रियता, एंजाइम सक्रियता और निरोधकता। तीसरा तत्व है एंजाइम सक्रियता या एंजाइम सक्रियक या निरोधक तत्व। तो जो एंजाइम, वे तत्व जो एंजाइम सक्रियता निरोधकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, वे तत्व जो एंजाइम सक्रियता एवं निरोधकता रुकावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से आ गया आपके इसमें, आप देखो इसमें मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, जिंक है, इसमें जिंक है, कॉपर है आदि। तो ये जो तत्व है, जैसे मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, ये तत्व क्या होते हैं, एंजाइम जो सक्रियता के लिए उत्तरदायी आदि। ये जो तत्व हो गए आपके इसमें, जैसे मान लो इसमें ये आदि है, ये भी जैसे मान लो ये आदि, ऐसे। अब इसमें ये तत्व है, तो देखो अनिवार्य तत्व पोषक तत्वों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण पर तीन प्रकार से बांट सकते हैं। संरचना के आधार पर वे तत्व जो संरचना के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ऊर्जा संबंधित तत्व वे तत्व जो ऊर्जा निर्माण से संबंधित है, जैसे फास्फोरस एटीपी निर्माण के लिए, मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण के लिए। एंजाइम सक्रिय के निरोधक तत्व वे तत्व जो एंजाइम सक्रियता और निरोधकता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, और आपके ये जो है मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है आदि। तो ये जो है एंजाइम सक्रियता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें ये आपकी जो तीन प्रकार से हैं, ये तो ज्ञान का वर्गीकरण, कार्य जो है कार्य के आधार पर तत्वों का लगभग ये जो वर्गीकरण आपके किताब में इसको दे रखा है। अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना आपको इसको और याद करना है। अब देखो अब ये जो है पादप पोषण में या इनकी क्या भूमिका होती है तत्वों की, इसके आधार पर इनको पढ़ेंगे अपन। पादप पोषण में तत्वों की भूमिका, तो देखो आगे लेंगे इसमें पादप पोषण में तत्वों की भूमिका। अब इसमें जो पादप पोषण में तत्वों की भूमिका, जैसे मान लो इसमें जैसे इन अलग अलग पढ़ेंगे इनको, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनको पढ़े। इनकी जो है भूमिका के आधार पर इनको आगे पढ़ेंगे, तत्वों को। जैसे कार्बन की क्या भूमिका है, हाइड्रोजन की क्या भूमिका है, नाइट्रोजन की क्या भूमिका है, पोटेशियम की क्या भूमिका होती है, कैल्शियम की क्या भूमिका होती है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, याद करें और आप अपने साथियों को बताएं और इनको जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, टॉपिक है जो इसको आप अपने जो साथियों को भी बताएं, सभी को बताएं, याद करें इनको आप इजी में न लें। अच्छा टॉपिक है, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब, धन्यवाद।